नमस्कार, हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे आज के मेहमान एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने कहा है, दफ्तरों में मिला ना एक भी इंसान, सिर्फ बाबू और अफसर निकले। लेकिन खुद वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट होने के बावजूद एक शायर हैं जो इंसान को और इंसान के मन को अच्छी तरह समझते हैं। वी आर डिलाइटेड टू हैव ऑन आवर प्रोग्राम टुडे Senior Bureaucrat and renowned poet, श्री आलोक यादव जी। नमस्कार जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी, आपका शेर इसलिए मैंने सुना है कि दफ्तरों की फाइलों में अक्सर शेर भी मिलते हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ भी मिलती हैं। बिल्कुल, जहाँ ज़िंदगियाँ होंगी वहाँ शेर भी होगा। तो अगर हमने दफ्तर की फ़ाइल में किसी की ज़िंदगी देखी है तो ये शेर भी बनेगा। तो ये जो एक हिस्सास शायर है जो एहसासों को समझता है, ऐसा इंसान जब एक ब्यूरोक्रेट बनता है, जब फाइल पुशर बनता है एक तरीके से, हाउ डज द पोएट रिमेन फ्रेश? हाउ डज ही कीप हिज फीलिंग्स अलाइव? ईश्वर प्रदत्त योग्यता है जो ईश्वर ने मुझे दी है, खुदादाद है। मुझे लगता है कि मैं दफ्तर में भी काम करता हूँ तो उन एहसासात को ज़िंदा रखता हूँ जिनके बदौलत एक इंसान ज़िंदा रहता है। शायर जो है जब वो ब्यूरोक्रेट बनता है तो उसे आसानी होती है, और अगर ब्यूरोक्रेट शायर रहता है तो डू दे फीड ऑफ ईच अदर, दीज टू पर्सनैलिटीज़? अगर आप जो है वो ब्यूरोक्रेट हैं और शायर भी हैं तो आप संवेदनशील ज़्यादा होंगे, और प्रशासन में संवेदनशीलता की बहुत ज़रूरत है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि एक प्रशासक को प्रशासन के कामों में भावनापूर्ण होना चाहिए लेकिन भावुक नहीं होना चाहिए। दैट्स अ वेरी फाइन डिफरेंस। यस, हमको संवेदनशीलता तो चाहिए जी, लेकिन ऐसा ना हो कि भावनाओं में बह के हम कोई गलत काम कर जाए। डू यू थिंक यू आर फेटलिस्टिक कि जो जीवन में हो रहा है वही होना था, वो ईश्वर ही रास्ते दिखाता है? ईश्वर रास्ते भी दिखाता है, चलाता भी है। हमको पहचानना होता है कि हमको किस तरफ जाना है। दरअसल जब हम समाज में रह रहे हैं, जब हम परिवार में रह रहे हैं तो हमारी कुछ ज़रूरियात हैं जिनकी वजह से हमको नौकरी भी करनी है, काम भी करना है और अपने परिवार को चलाना भी है। उसके लिए ब्यूरोक्रेसी में आए। शायरी जो है वो मेरा अंदर का, जो मेरी आत्मा है उसका पेशा है। और ये जो अंदर की आत्मा है, जब आपने इसको पहचानना शुरू किया, आई थिंक आप शायद कॉलेज में थे? नहीं, मैं स्कूल में था। वो कविता लिखना शुरू हुआ और उसके बाद फिर कुछ कविताएं, फिर कुछ कहानियाँ, कुछ लेख। When did you realize that there's a poet inside you? क्या आप किसी को सुनते थे, बाकी शोहरा को सुनते थे या पढ़ते थे, या कैसे था कि? जी, दोनों चीज़ थी। हमारे घर में एक माहौल था कि पत्र पत्रिकाएं बहुत आती थी और उनको मैं बहुत चाव से पढ़ता था। तो एक वो था। दूसरा हिंदी फिल्मों का भी बहुत असर था। हिंदी फिल्मों में गानों का काफ़ी असर होता है जी, उस एज में ख़ास तौर से। इसके अलावा कवि सम्मेलन जो टीवी पे या रेडियो पे आते थे उनको भी सुनते थे हम लोग। तो दूरदर्शन पे कवि सम्मेलन आता था, काका हथरसी जी आते थे, डॉक्टर कुंवर बेचैन आते थे जी। और तभी लगता था कि कितना अच्छा ये लोग लिखते हैं, क्या करते हैं, कैसे भावनाओं को व्यक्त करते हैं। पहली कविता के कुछ अशार याद हैं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं याद है। अच्छा। और वो मैसर भी नहीं है मुझे, क्योंकि जब ट्रांसफ़र्स हुए, जो मैं शिफ्ट करता रहा अपने होम टाउन से दूसरे शहरों में गया हूँ, तो वो सब कहीं ना कहीं खोते गए बीच में। You had always been an A student. अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ मैं अपने स्कूल में भी, और इसलिए मुझे वो दिक्कत कभी नहीं हुई। और ऐसा नहीं हुआ कि जैसे बहुत सारे घर में पेरेंट्स कहते हैं कि क्या कविता लिखते रहते हो, क्या करते रहते हो। ऐसा मुझे कभी सुनना नहीं पड़ा। लेकिन खुद आपको एहसास हुआ कि कविता में आप इतने खो जाते थे कि उससे आपके मार्क्स में असर आना शुरू हो गया? कविता और जो लेखन था उसमें उसने काफ़ी कुछ प्रभावित किया मेरे पढ़ाई को। तो जब मैंने सिविल सर्विसेज तैयारी शुरू की, यूपीएससी देना शुरू किया, तब मैंने इस सबको बंद कर दिया। तो कैसे आपने अपने आप को संभाला कि ना लिखा जाए? वो भी शायद तय था, ईश्वर ने तय किया होगा कि उन दोनों जो है वो भौतिक ज़रूरत थी परिवार की और मेरी अपनी। एहसासात थोड़े से पीछे हो गए
मरे तो नहीं थे, और इसीलिए दोबारा 20 साल बाद लिखना शुरू किया। 2013 में मैंने फिर से लिखना शुरू किया। तो उस दौर की कौन सी आपको गज़लें याद हैं या कोई अशार याद है? एक गज़ल है जो मैंने शुरुआती दौर में लिखी थी, उसके चंद अशार आपको सुनाता हूँ मैं। जी। जो कह रहा है दिले बेकरार समझा करो, हमारे लिखे हुए ख़त को तार समझा करो। वाह। जो कह रहा है दिले बेकरार समझा करो, हमारे लिखे हुए ख़त को तार समझा करो। ना होती इश्क में हासिल जो लज़्ज़ते गम भी, तो करता क्या ये मेरा क़ल्ब ज़ार समझा करो। जो राज़दारे मोहब्बत हैं बन न जाएं अदू, अदू मतलब दुश्मन। जो राज़दारे मोहब्बत हैं बन न जाएं अदू, ना तुम हर एक को हामिए कार समझा करो। हामिए कार मतलब आपके काम में साझीदार या आपके समर्थन करने वाला आपके काम। लुटा दिया है सभी कुछ पर आह निकली नहीं, लुटा दिया है सभी कुछ पर आह निकली नहीं, नहीं है इश्क कोई कारोबार समझा करो। बहुत खूब। और इस गज़ल का मकता है कि मलाल मत करो आलोक दिल के जाने का, मलाल मत करो आलोक दिल के जाने का, हुआ है दिल पे किसे इख्तियार समझा करो। एक नगमगी सी है आपकी गज़लों में, तो जब इसे दूसरे लोग गाते हैं, क्योंकि आप शायद कहते हैं तरन्नुम में नहीं कहते शायद, जी, तो जब दूसरे लोग इसे पेश करते हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। मेरी कुछ गज़ल हैं जो गाई गई हैं। एक गज़ल मशहूर गायिका कविता सेठ जी ने गाई है। वो कौन सी गज़ल है? फिर आने का वादा करके पतझर में हाथ छुड़ा के चला गया वो पल भर में, और सपने जिसके तुम मुझको दिखलाते थे, आंखें अब तक ठहरी हैं उस मंजर में। क्या बात है। मन में मेरे अब तक आशा है बाकी, मन में मेरे अब तक आशा है बाकी। थोड़ी जान बची है अब तक पिंजर में, फिर आने का वादा करके पतझर में। और उसका एक शेर है कि जो उन्होंने गाया नहीं है, मगर मैं आपको सुनाता हूँ कि इतने आंसू कहाँ कि तन की प्यास बुझाऊं, इतने आंसू कहाँ कि तन की प्यास बुझाऊं, फूल खिलाऊं कैसे मन के बंजर में। क्या बात है, बहुत खूब। इतने आंसू कहाँ कि तन की प्यास बुझाऊं, फूल खिलाऊं कैसे मन के बंजर में, और छुअन मखमली स्वप्न सलोने बातें सब, छुअन मखमली स्वप्न सलोने बातें सब, अब तक लिपटे वहीं पड़े हैं चादर में। क्या बात है। और एक शेर है इसमें कि दूर निगाहों की, ये उन्होंने गाया है इसमें कि दूर निगाहों की सीमा से हो फिर भी, आंखें तुमको ढूंढती रहती हैं घर में। नैन लगे हैं अब तक मेरे राहों पर, नैन लगे हैं अब तक मेरे राहों पर। आ जाओ आ भी जाओ अपने घर में, फिर आने का वादा करके पतझर में। और आदिकाल से सभी मनीषी सोच में हैं, आदिकाल से सभी मनीषी सोच में हैं, कितने भेद छुपे हैं ढाई आखर में। क्या बात है, कितने भेद छुपे हैं ढाई आखर में। और इस गज़ल का जो मकता है वो भी ख़ास है कि मन में कुछ कुछ चुभता रहता है आलोक, मन में कुछ कुछ चुभता रहता है आलोक, थोड़ी सलवट छूट गई है स्तर में। क्या बात है, बहुत खूब। यू नो व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग अबाउट द वे यू राइट पोइट्री इज़ कि आपने शुरुआत जो की वो लेखों से की, यू यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स। मैं समझता हूँ कि हर साहित्यकार जो है हाँ। वो जब शुरुआत करता है तो कविता से ही करता है। अच्छा। तो मेरी शुरुआत भी कविता से ही हुई, लेकिन बाद में कविता के साथ साथ मैंने कहानी लिखना शुरू किया।
अच्छा। और कहानी के बाद फिर मैंने लेख लिखना भी शुरू किया। जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था, MBA कर रहा था वहाँ से, तो उस समय मैं माया प्रेस प्रकाशन जो था उनसे जुड़ा, और मनोरमा पत्रिका थी, उसमें मैंने बहुत लिखा। तो सामाजिक और पारिवारिक मुद्दों पे मेरा लेख उसमें अक्सर छपता रहता था। आप अलग अलग विधाओं में जब लिखते हैं, क्योंकि प्रोज़ की अपनी एक भाषा है और कविता की या शायरी की अपनी है, एक में आप शब्दों को तराश के छोटा करते हैं और एक में उसको विस्तार देते जाते हैं, तो आपको क्या आसान लगता है? दो बातें हैं। एक तो यह है कि विचार कितना बड़ा आपके पास, जिसको आप क्या 2 पंक्तियों में एक शेर में समो सकते हैं, या फिर इतना बड़ा है कि उसके लिए आपको 1000 शब्द का निबंध लिखना पड़ेगा। लेकिन आसान जो है वो मुझे इस समय एक शेर कहना लगता है। वो इसका कारण ये है कि शेर जो है वो मैं गाड़ी में सफ़र करते हुए भी लिख सकता हूँ, मैं दफ्तर की फाइल पे साइन करते हुए भी कई बार एक शेर हो सकता है, और घर में बैठे हुए परिवार से बात करते हुए भी हो सकता है। तो यानी शायरी है जो शेर कहना है वो शायद कहीं और नेचुरल है, वो शायद इट कम्स थ्रू यू, उसमें आपका एफर्ट उतना नहीं है जितना राइटिंग में है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शायरी जो है, मैंने इसे लिखा ना कि शायरी जो है वो ईश्वर कराता है, खुदा कराता है। तो खुदा ने जो है वो ये सलाहियत बख्शी है मुझे, तो इसलिए, और वो नेचुरली आती है, इसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपकी गज़लें अभी हमने सुनी, कविता सेठ जी ने सुनाई, उसके अलावा भी हैं आपके कुछ दोस्त, कुछ मुरीद जो आपकी गज़लें कहते भी हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ आपके बारे में कहने के लिए, तो आइए उनसे मिलते हैं। इतने नेक दिल इंसान होने के साथ साथ बेहतरीन किस्म की शायरी करते हैं जो हर एक के दिल में उतर जाती है, और उनकी शायरी का अंदाज़ इस तरह का है, माँ अगर है ज़मीं आसमां है पिता। लेकिन ये गज़ल हमें बहुत पसंद आई, जिसको हमने रिकॉर्ड किया, आप तक पहुंचा, आप लोगों ने उसको सराहा, उसके लिए हम आपके ममनून और मशकूर हैं। लेकिन इतने आला दर्जे के इंसान हैं, मोहब्बत वाले इंसान। आलोक यादव साहब का अंदाज़ मुनफरिद है, किसी की कॉपी नहीं करते हैं, और इनकी शायरी में जो खूबी है वो ये है कि कहानी मेरी रूदादे जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। तो आलोक यादव साहब इस अंदाज में शायरी करते हैं कि जैसे बकौल फ़राक साहब की, जो दिल को लगाने का ढब जानता है वो अरकीब तरकीब सब जानता है। क्या बात। अच्छा लगता है जब ऐसे कोई बात करे तो। जी बेशक। तो इन्होंने आपकी कौन सी गज़ल गाई हैं? इन्होंने 2 गज़ल गाई हैं, एक तो है पिता पर और एक है तसव्वुर पे है। मैं गज़ल के चंद अशार आपको सुनाता हूँ। ये किसकी याद में गुम हो अमा किसका तसव्वुर है, तुम्हारी मुस्कुराहट में नेहा किसका तसव्वुर है, अकेले राह में बैठे हुए हो खोए खोए से, छुड़ाया जिसने तुमसे कारवां किसका तसव्वुर है। मेरे पहलू में होकर भी मुझे क्यों दूर लगते हो, मेरे पहलू में होकर भी मुझे क्यों दूर लगते हो, बताओ तो हमारे दरमियाँ किसका तसव्वुर है, बताओ तो हमारे दरमियाँ किसका तसव्वुर है। जिसे तू चाहता है वो तो ऐसा हो नहीं सकता, तो फिर ये तेरी गज़लों से आया किसका तसव्वुर है। वाह। इस गज़ल का आखिरी शेर का ज़रा खुलकर कहो आलोक ये हालात कब से हैं, ज़रा खुलकर कहो आलोक ये हालात कब से हैं, और इन हालात के पीछे मियाँ किसका तसव्वुर है। गज़लें जो अभी आपने सुनाई जो पढ़ने को मिलती हैं जैसे उसी के नाम में हैं, तो पहले इसी की बात कर लेते हैं। हाँ। ये आपकी पहली किताब है गज़लों की, इसके बारे में बताइए। ये गज़ल संग्रह मेरा 2016 में प्रकाशित हुआ। इसमें मेरी जब मैंने शुरुआत की है गज़ल लिखने की 2013 में,
तब से लेकर 2016 तक की कुछ गज़ल है, और हर रंग की, हर एहसासात की गज़ल है इसमें। आपने कुंवर बेचैन जी का नाम लिया कि आप जी। बचपन में उन्हें सुना करते थे, तो उन्होंने इसमें लिखा है जी, forward। कुंवर बेचैन जी को जब मैंने संपर्क किया और उनको अपनी गज़लों के बारे में बताया, कुछ गज़लें उनको सुनाई और उनको भेजी मैंने कुछ गज़ल, तो बड़ी कृपा हुई उनकी कि उन्होंने बहुत अच्छा एक आर्टिकल लिखा इस पर, बहुत काफ़ी विस्तार से अशार के साथ में उन्होंने लिखा, वो इसमें शामिल है। वो हमेशा तारीफ़ करते, तो हमेशा प्रोत्साहित करते थे हमको, कोई गज़ल होती थी तो सुनाते थे उनको हम, और वो अपनी प्रतिक्रिया देते थे हमेशा। अच्छा, उनके साथ मंच भी साझा किए मैंने। जाहिर सी बात है गज़ल बाय इट्स नेचर इज़ रोमांटिक पोएट्री, जी, लेकिन इसमें एक रूहानियत झलकती है। डू यू थिंक दैट इज़ योर स्पिरिचुअल जर्नी? गज़ल केवल इश्किया गज़ल नहीं रह गई अब। गज़ल जो है वो पिछले काफ़ी समय से, जब तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत हुई, उस समय से लेकर अब तक गज़ल ने बहुत लंबा सफ़र तय किया है, और रूहानी गज़ल पहले भी लिखी गई हैं, कुछ गज़ल मैंने भी कही हैं ऐसी। तो ऐसी कौन सी आप हमें अभी सुनाएंगे? ये गज़ल सुनाऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि वो गज़ल सुनाऊँ जो उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन ने गाई है, जो पिता पे गज़ल है। इरशाद। माँ ज़मीं है अगर आसमां है पिता, वाह, माँ ज़मीं है अगर आसमां है पिता, घर की दीवार माँ साहिबा है पिता, क्या बात है। थाम ली बाह मेरी पिता ने सदा, बन के संभल खड़ा पासबां है पिता। बन के संभल खड़ा पासबां है पिता, घर की दीवार माँ साहिबा है पिता। मैंने देखा नहीं है खुदा को कभी, मैंने देखा नहीं है खुदा को कभी, पर यकीन है खुदा का निशान है पिता, पर यकीन है खुदा का निशान है पिता। घर की दीवार माँ साहिबा है पिता, मागर है ज़मीं आसमां है पिता। उसने खून और पसीने से सींचा हमें, बाग के फूल हम बागबां है पिता, और उसकी खिदमत है तामीले फरमाने रब, उसकी खिदमत है तामीले फरमाने रब, यानी रब और मेरे दरमियाँ है पिता, और परवरिश की मेरी अपने सुख भूल कर, त्याग की जावेदां दास्तां है पिता, मेरी रग रग में बहता है उसका लहू, आत्मा है मेरी जिस्मो जान है पिता। और इस गज़ल का मकता है कि लोग कहते हैं आलोक हमसे यही, शख्सियत से हमारी अयां है पिता। पिता वकालत करते थे, जी, तो पिता वकालत उसी करते से थे। आपको भी जी हुआ कि आप जज बन जाएं? हाँ, ये बात सही है कि बचपन में ऐसा लगा एक बार कि मुझे जज बनना चाहिए। डॉक्टर फैसले भी लेना बनना चाहिए। चाहते थे? जी, डॉक्टर बनने का मन था। होता क्या है कि जब बच्चे होते हैं तो जैसे देखते हैं, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को देखा, डॉक्टर अच्छा काम करता है, इस तरह से लोगों को ठीक करता है, तो डॉक्टर बनने का मन करता है। और फैमिली में चचा वगैरह पुलिस में थे, पुलिस में थे, तो फिर यूनिफॉर्म पहनने को जी? जी, वो यूनिफॉर्म पहनने को जी किया। मुझे लगता है कि हम सबके रास्ते तय हैं, हम लोग भटकते रहते हैं, फिर आ जाते हैं उसी रास्ते पे। चाहे वो आपका जीवन का फलसफा हो या आपकी कविताओं में जो रूहानियत झलकती है, तो जी। उससे जुड़ी आपकी कौन सी ऐसी कोई गज़ल है या कोई अशार है आप हमको सुनाना चाहें? जी, मैं सुनाता हूँ आपको एक गज़ल। हिसारे आशिकी में वज्द की हालत में रहता हूँ, बहारें मुझ में खेमा जन है, मैं राहत में रहता हूँ। क्या बात है। कभी मसरूफ़ था मैं, आजकल फुर्सत में रहता हूँ। अकेला हूँ सो अपनी ज़ात की वुसअत में रहता हूँ। क्या बात है। जो तूने आग बख्शी थी उसी में जल रहा हूँ मैं, जो तूने आग बख्शी है उसी में जल रहा हूँ मैं,
है तेरे कुर्ब की चाहत, तेरी चाहत में रहता हूँ। क्या बात है। न कुछ पाने की हसरत है, न कुछ खोने का खतरा है, बहुत बेखौफ होकर मैं तेरी सोहबत में रहता हूँ। वाह वाह। और ये गज़ल का मक्ता है कि निकल आया हूँ मैं आलोक दुनिया के झमेलों से, निकल आया हूँ मैं आलोक दुनिया के झमेलों से, नई बेदारियाँ हैं फ़िक्र की जन्नत में रहता हूँ। क्या बात, बहुत खूब। और देखा जाए तो ज़िंदगी का सारा फ़लसफ़ा इसमें समा गया है कि आप बेफिक्र हो जाएं, उसी पे छोड़ दें तो आपके काम हो जाते हैं। और ये शायद आपकी ज़िंदगी की एक तरीके से फ़िलॉसफ़ी भी रही है। बेशक। खैर शायरी जो है वो हर किसी को नसीब भी नहीं होती है, लेकिन आपके कुछ दोस्त हैं जी जो खुद शायर हैं, उन्हीं में से एक कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी। तो आइए उनसे मिलते हैं। अब न रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूँ, आ भी जाओ राम, मैं मारीच होना चाहता हूँ। प्रत्येक शायर, प्रत्येक कवि, प्रत्येक साहित्यकार की दिली इच्छा होती है कि जीवन भर की तपस्या के बाद एक ऐसी पंक्ति, इस मयार की पंक्ति उसकी झोली में आ जाए। श्री आलोक यादव जी ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि इस तरह की अनेक पंक्तियाँ माँ सरस्वती ने कृपा पूर्वक उनकी झोली में डाली है। एक शानदार व्यक्तित्व के धनी, एक अच्छे प्रशासक, सहृदय व्यक्ति आलोक यादव जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, उत्तम आरोग्य की कामना करती हूँ, दीर्घायु की कामना करती हूँ। आलोक यादव जी एक ऐसे कवि शायर हैं जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अपने शेरों में अभिव्यक्त करने की ज़बरदस्त क्षमता रखते हैं। उनके अपने अनुभवों से उनके शेर जन्म लेते हैं और इसलिए उनके शेर बहुत अपील करते हैं, ज़ुबान पर आ जाते हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत यश अर्जित करें। बहुत सारे गायकों ने उनकी गज़लों को गाया है, आगे भी इसी तरह से उनके शेर हवाओं में गूंजें। अच्छा लगता है जब आपके जो दोस्त अहबाब हैं, जो शायरी से जुड़े हैं, उनके इस तरह के अगर विचार हों तो अच्छा। बेशक, बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे पीछे बार बार आता है, कलम जिंदा रहेगा, जी। ये तस्वीर आती है और आपका एक शेर भी है इस पर, जी। बहुत खूबसूरत, वो सुनाइए हमें। शेर यह है कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा। ताबिंदा मतलब चमकदार रहेगा। नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहेगा। वाह, क्या बात है। किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में, किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में, किसी का नाम कोसारों पे पाइंदा रहेगा। गज़ल कोई लिखे कैसे लबो रुखसार पे, अब समय से अपने कब तक कोई शर्मिंदा रहेगा। बनाकर पाँव की बेड़ी को घुंघरू जिंदगानी, करेगी रक्स जब तक दर्द सा जिंदा रहेगा। मक्ता है इस गज़ल का कि सुनो आलोक एक बुत में बसी है जान कवि की, सुनो आलोक एक बुत में बसी है जान कवि की, सो वो महफूज है जब तक तो ही जिंदा रहेगा। कहते हैं कि जो शायर होता है वो अपने समय को हमेशा अपनी पोइट्री में रिफ्लेक्ट करता है, तो हमारे जो ये समय है जिसमें से हम गुजर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं एक गज़ल के माध्यम से आपको सुनाता हूँ, इरशाद। उसमें कुछ झलक आपको मिलेगी कुछ चीज़ों की, हमारे समाज की, हमारे परिस्थितियों की। बिल्कुल। गज़ल यह है कि मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, वरना बातों के कई मतलब निकाले जाएंगे। वाह। राजनीतिक व्याकरण तुम सीख लो पहले ज़रा, वरना फिर अखबार में फ़िक्रे उछाले जाएंगे। बहुत खूब। जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, आज के सारे मसाइल कल पे टाले जाएंगे। अब अंधेरों की हुकूमत हो चली हर तरफ, अब अंधेरों की हुकूमत हो चली हर तरफ, अब अंधेरों की अदालत में उजाले जाएंगे। वाह, बहुत खूब। ये शेर ख़ास तौर पे शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में, जाने किसके छीन के मुंह के निवाले जाएंगे। बहुत खूब। कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी, कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी, आस्तीनों में नाम से सांप पाले जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत खूब बात कही आपने। दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या,
वाह। दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, बहुत खूब। तेरी थाती को हमेशा हम संभाले जाएंगे। वाह। और ये शेर ख़ास तौर पे कि प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया। हाँ। प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे। क्या बात है। तो आपको लगा होगा कि हमारे समाज की, हमारे माहौल की कुछ अक्कासी है इसमें। बिल्कुल। वी शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस एंड व्हाट वी कैन डू टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स आवर फेलो पीपल, फेलो मैन, ताकि हर कोई अपनी मन की बात कह सके और एहसास जो है अपनी जीवित रख सके। जी। आपका जीवन का एक सफ़र रहा है, खूबसूरत रहा है, उसमें जी। उतार चढ़ाव। तो आप मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? व्हाट इज़ द फ्यूचर दैट यू वर्क टुवर्ड्स फॉर योरसेल्फ पर्सनली? देखिए, मैं भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचता ही नहीं हूँ। बस इतना चाहता हूँ कि जीवन अच्छी तरह से बीते, हाँ। अच्छे कामों में बीते, अच्छी शायरी हो, ईश्वर मुझसे अच्छे कुछ शेर कहलवाए और आप तक पहुँचे और आप अच्छा महसूस करें। इनफैक्ट आपका शेर भी है इस पर, मैं अच्छे शेर कहता रहूं, बस ये मुझ पर एक करम बना रहे। कहूँ कुछ शेर ऐसे जो उतर जाएं दिलों में, कहूँ कुछ शेर ऐसे जो उतर जाएं दिलों में, मेरे मौला मुझे इतनी तेरी बख्शिश बहुत है। वाह, बहुत खूब। तो बस ऊपर वाले से इतना ही चाहता हूँ मैं। हम भी यही दुआ करते हैं कि इस तरह से मौला की बख्शिश आप पर बनी रहे और आप यूं ही अशार कहते रहें। हमारे प्रोग्राम में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। अगली बार तक के लिए नमस्कार।